नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व महासचिव दिग्विजय सिंह की, जिनके धारा 370 पर दिए बयान पर विवाद थमता नहीं दिख रहा। दिग्विजय का बयान जहां कांग्रेस के गले की हड्डी बनता दिख रहा है, वहीं अपने बयान पर अब वो अपने घर में ही घिरते दिख रहे हैं। जी हां, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने अब ये कह दिया है कि 370 को कोई वापस नहीं ला सकता है। आज चर्चा इसी मसले पर कि कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की राह ऐसे ही क्या आसान होगी। सवाल यह भी है कि पहले भी ऐसे बोलते रहे हैं दिग्विजय सिंह, और उनके इन बयानों से वो पार्टी की फजीहत तो कराते ही हैं, साथ ही बीजेपी का हर बार फायदा भी करा देते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दिग्विजय और विवादों का पुराना नाता रहा है। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने का बयान देकर उलझे दिग्विजय सिंह अब अपने घर में भी घिरते दिख रहे हैं। दिग्विजय के 370 पर दिए बयान पर उनके भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया है। हालांकि साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। अपने ट्वीट में लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि कश्मीर में पुनः धारा 370 लगना अब संभव नहीं है, परंतु यह भी सच है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला एनडीए की सरकार में मंत्री रहे, अथवा एक अन्य धारा 370 की समर्थक महबूबा मुफ्ती का समर्थन बीजेपी कर चुकी है। उधर शनिवार को जहां दिग्विजय अपने बयान पर सफाई देते नजर आ रहे थे, वहीं रविवार को अब उन्होंने आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। अपने ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा है कि संघ नेता ने भारत पाकिस्तान रिश्तों को बताया कौरव पांडव जैसा। आरएसएस ने कहा पाकिस्तान तो हमारा भाई है, सरकार मजबूत करे उससे रिश्ते। क्या मोहन भागवत जी को भी पाकिस्तान भेजोगे और उनकी भी एनआईए की जांच कराओगे? हम दोनों की जांच एनआईए से करवा लो। कुल मिलाकर 370 पर दिया बयान अब कांग्रेस की गले की हड्डी बनता दिख रहा है। कांग्रेस दिग्विजय के बयान पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। साथ ही अब विरोधी दल भी कांग्रेस को ये स्पष्ट करने की चुनौती देते दिख रहे हैं कि कांग्रेस 370 के पक्ष में है या विरोध में। साथ ही अब ये भी देखना होगा कि कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत में दिग्विजय के इस बयान को बीजेपी कैसे भुनाती है। टीम न्यूज स्टेट। तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है, ये अभी भी चर्चाओं में है, और आज भी हमने कोशिश की कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति इसमें आए, पक्ष रखे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी आज डिबेट में शामिल होने के लिए फिर से तैयार नहीं हुआ। लेकिन चार खास मेहमान हमारे साथ जरूर जुड़ गए हैं। परिचय आपको करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी दुबे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। कुछ देर में चिंतामणि मालवीय, नेता बीजेपी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। उस्मान माजिदी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही। अब तो घर में ही घिर रहे हैं दिग्विजय सिंह। कल तक तो बीजेपी सवाल उठा रही थी, लेकिन अब लक्ष्मण सिंह ने भी उनका साथ नहीं दिया है। उनके छोटे भाई हैं अक्सर, हालांकि उनके बयान कुछ इसी तरह के रहते हैं। जी लोकेन जी, बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर हैं देश में कि जब वो कोई बात कह देते हैं या कोई स्टैंड लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, तो बैक बहुत कम होते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि कांग्रेस के लिए क्या ये लाभदायक है? मैं नहीं समझता कि इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला है। एक कांग्रेस किसी भी पार्टी के या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की ये मानसिकता होनी चाहिए, उसका एथिक्स होना चाहिए कि हम वही एक्ट करें, हम वही चीज़ बोलें जिससे हमारी पार्टी को फ़ायदा हो। आपने देखा होगा कि कोविड की जो क्राइसिस थी, उस क्राइसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं को लेकर घिरी हुई नजर आ रही थी, बैकफुट पर थी। लेकिन इस चीज़ से लेके वो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। दिग्विजय सिंह जी ने हालांकि जो बात उठाई है वो आज नहीं उठाई है। 2019 को 29 अगस्त को उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया था। मैंने द स्टेट्समैन इंग्लिश डेली में उस इंटरव्यू को छापा था, और 5 अगस्त को ये इनेक्ट हुआ था, ये जो धारा 370 को निकालना। तो उस समय भी उन्होंने ये चीज़ दोहराई थी।
ऐसा नहीं कि आज वो पहली बार कह रहे हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी ने भी इस बात को कहा था। और आपने देखा होगा कि पवन खेरा ने भी क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने जो 2019 में 6 अगस्त को जो रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था, उस पर ही सीनियर लीडर से अर्ज किया है कि उसके इधर उधर ने घूमे, उसी पर बयान दें। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की अपनी एक फितरत है और उनका एक नेचर है कि जब भी वो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को घिरते नजर अपने आप को नहीं महसूस करते हैं। उन्हें कभी कोई पार्टी की चिंता नहीं रहती है कि पार्टी पर क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो अपने तथ्यों के आधार पर, जैसे आज उन्होंने मोहन भागवत जी को ले लिया है। अब आपको बताएं लक्ष्मण सिंह जी की स्थिति क्या है। लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी की बिल्कुल भली भाई हैं, लेकिन बीजेपी के मामले, क्योंकि पहले बीजेपी के पहले सांसद भी रह चुके हैं, कि मामले में वो ध्यान रखते हैं कब क्या बोलना है। क्यों? इसके भी पीछे कसक है उनकी, मैं आपको भी बता देता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि वो 5 बार के सांसद, 3 बार के एमएलए, लेकिन जब कमलनाथ लीड गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनी तो उनके भतीजे दूसरी बार के विधायक जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाया, उनको मंत्री नहीं बनाया। एक ही जिले से दोनों चाचा भतीजे थे। तो कहीं ना कहीं एक चीजें सामने दिखती है और उनका कोई पता नहीं कि कब क्या वो स्टैंड लेने किधर की तरफ खिसक जाए, उनका कोई पता नहीं, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले भी अपने भाई या कांग्रेस के साथ करके दिखाया। अब रही बात कि दिग्विजय सिंह जी जो स्टेप ले रहे हैं, वो स्टेप आज के वक्त का जरूरत थी क्या? नहीं थी, क्योंकि वक्त काल परिस्थिति पर बोलना चाहिए। क्योंकि ये भी पक्की बात है कि उन्होंने जिस जर्नलिस्ट से कहा है, वो जर्नलिस्ट पाकिस्तान ओरिजिन से, वही वो जर्मनी से बोल रहा हो, लेकिन है तो पाकिस्तान का। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस इशू को, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, उन पर डिप्लोमेटिकली उठा चुका है। तो हम जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्यों पैदा करें अपने प्रति और पार्टी के प्रति? ये वो बहुत सीनियर लीडर हैं, पर वो ये ख्याल नहीं रखते हैं। हो सकता है उनको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सही समझदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज मोहन भागवत को भी ले लिया। जब एनआईए की जांच के लिए यहाँ के ब्यूरो स्टेट चीफ ने कहा बीजेपी की ने कि इनकी जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने मोहन भागवत का भी नाम ले लिया। तो ये चीज उनके अंदर कुछ तो है, स्टेप तो वो लेते हैं, बहुत जबरदस्त लेते हैं, लेकिन पार्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको एक चीज और छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो पार्टी है कांग्रेस, वो ना तो सेकुलरिज्म पर डटी है, ना सॉफ्ट हिंदुत्व पर डटी है, ना कट्टर हिंदुत्ववाद पर डटी है। आपको पता हो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, लगातार जब से इसका जन्म हुआ है तब से उनके दो चीजें हैं सेंटर में, एक तो धारा 370 और राम जन्मभूमि मंदिर। तो आपने देखा उन दो से वो कहीं डिगे नहीं। आज तक, जब तक 2 बार सरकार बन गई, 2 बार अटल जी की सरकार बन गई, 2 सीट से वो कहां पहुंचे, लेकिन अपने उससे इधर उधर नहीं गए। जबकि कांग्रेस में ऐसा है कि कांग्रेस एक थीम पर, एक लाइन पर सभी नेता नहीं चल रहे। जिस दिन चलना शुरू हो जाएगा, उनको ये सोचना पड़ेगा कि 85 जो पॉपुलेशन देश की है, जिस चीज को पसंद कर रही है, हमको उसको पकड़ना चाहिए, ना कि 15% को। क्योंकि अगर आप 15% पॉपुलेशन को पकड़ते रहेंगे तो 85% आपके हाथ से खिसक जाएगा और आप कभी रूल में नहीं आ सकते। अतः पार्टी का, प्रत्येक लीडर का ये एथिक्स होना चाहिए कि हमें पार्टी के फेवर में चीज कहना चाहिए। कई बार कई चीजें गलत भी हो या सत्य हो, लेकिन उनको सोच समझ के पार्टी हित में बोलना चाहिए। जी लोग जी। उस्मान जी, कल आप इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस ने तो खुद उस धारा को कमजोर किया, तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार है नहीं इस पूरे मसले को लेकर। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी इशारा कर रहे थे कि एक बड़ा फेलियर, मिसमैनेजमेंट देश के सामने था, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, सरकारी आंकड़ों में तो वो कम ही दिखती है, लेकिन निश्चित तौर पर उससे ज्यादा मौत हुई है। उस चीज को थोड़ा सा साइडलाइन करने के लिए इस तरह की चीज को उछाला गया बीच में, क्या आप भी इस चीज से सहमत हैं? देखिए, मैंने तो, जो मेरा को पैनलिस्ट है, मुझे उनके साथ इत्तेफाक है। कांग्रेस हमेशा दिग्विजय जी कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता रहता है, जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है, और बार बार कई बरसों से वो इस काम में लगा हुआ। अगर कांग्रेस की हालत है तो दिग्विजय सिंह जी का भी उसमें रोल है। मैं भी कांग्रेस के साथ था, मैं भी कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मैंने जब धारा 370 को तोड़ दिया गया तो मैंने कांग्रेस छोड़ा। मैंने कांग्रेस के हमारे जो मुखिया हैं, जो सोनिया जी, उनको लिखा कि आप मुझे बताइए कि आप 370 को रेस्टोर करोगे जब आप पावर में आओगे। जहां बीजेपी को नाराज लोग नाराज बीजेपी से हैं, वहां कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा गम गुस्सा है। कहते हैं ये सब रास्ता कांग्रेस ने ही दिखाया है कि 370 को खत्म करने का। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किया। जो डंडा और झंडा बाकी रखा था कांग्रेस ने, वो तो बीजेपी ने तो एक झटके में इसको खत्म किया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि एक तो आप माफी मांगे
नेशनल लेवल पे आप, और दूसरा आप 370 को रेस्टोर करो। उन्होंने तो मेरी चिट्ठी को जवाब नहीं दिया। फिर मैंने हफ्ते के बाद बोला मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं लोगों को जवाब दूं कि कांग्रेस में रह के 370 को हटाने में कांग्रेस का रोल नुमाया रहा है। मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, धारा 370 ऐसा एक स्लोगन बीजेपी का था कि ये जो कई दहाइयों से, डिकेड से वो कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सबसे पहले धारा 370 को खत्म करेंगे। जिस पार्टी ने धारा 370 खत्म किया है, हम किस ख्वाब गफलत में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं कि 370 को हमको वापस दिया जाएगा। वैसे तो कश्मीरी मैं समझता हूं, मैं एज कॉमन कश्मीरी कहूंगा, मैं एज पॉलिटिशियन नहीं कहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कश्मीर के अंदर लोगों के जहनों में है, मैं जम्मू की बात नहीं कहूंगा, जम्मू में टू सम एक्सटेंट बहुत हद तक 370 अगर हटा तो उनका इतना इसमें ज्यादा गुस्सा नहीं था। गुस्सा उस वक्त कश्मीर के अंदर था क्योंकि कश्मीरियों को उस वक्त पूछा नहीं गया था। ऐसे ही बीजेपी ने वही रूट इख्तियार किया जो पास्ट में कांग्रेस ने इख्तियार किया, पार्लियामेंट में जाके इसकी दरगत करना इस आर्टिकल की। तो इसलिए हम समझते हैं कि किस मुंह से ये कहेंगे कि 370 को हम वापस देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा मंशूर है? क्या कांग्रेस ने कभी पास्ट में ऐसा दिखाया है कि जो कुछ डैमेज हमने 370 को किया है 2014 तक, क्या हम उसको रेस्टोर करें? इनके भाई साहब ने कांग्रेस की आज सही लाइन पकड़ी है। इसका मतलब कांग्रेस की वो सही कांग्रेस को समझता है। अगर कांग्रेस और बीजेपी, मैं समझता हूं दोनों इसमें जिम्मेदार है, और इससे ये साबित क्या करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम मजीद खून खराबा करेंगे। कुछ हद तक खून खराबे में थोड़ी राहत मिली है उससे कि खून खराबा कम हो रहा है। आप देख रहे हैं कल 5 लोग कश्मीर के वो पुलिस के थे, जिसमें 2 पुलिस के और 3 सिविलियन मारे गए टेररिस्ट अटैक में। यहाँ ये खून खराबा अभी पूरा बंद नहीं हुआ है। आप किन जज्बात के रूप में इन लोगों को बहलाना चाहते हैं? आप फिर यहाँ पाकिस्तान की प्रेजेंस रखना चाहते हैं। बाय एंड लार्ज कश्मीरियों ने पाकिस्तान के बारे में माइंड बनाया है कि पाकिस्तान हमारा वफादार नहीं हो सकता है, पाकिस्तान से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता है। आप उस जज्बात को यहाँ से या दिमाग में फिर वो बात लाना चाहते हो जिससे यहाँ मजीद खून खराबा होगा। दिग्विजय सिंह से मैं कहूंगा, बैसित कश्मीरी, हम पे रहम कीजिए, हम पे करम कीजिए, हमें अपने हाल पे छोड़िए, हमें ऐसा बलि का बकरा मत चढ़े। आप पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, बेहतर होता कि आप उनके बजाय यहाँ अपने मुल्क के अंदर इनके साथ बात कर लेते। बेहतर ये होता कि आप, अगर ये स्टेटमेंट आपको देना था, अगर आप कह रहे हैं हम रेस्टोर करेंगे, जैसे कि आपके भाई ने उसका फिर तनकीद कर दिया है, नकारा उस बात को, कांग्रेस की इस वक्त जिम्मेवारी बनती है कि वो कश्मीरियों को दोबारा ग्रेवयार्ड बनने न दे। वो उनको एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हम क्या जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहते हैं। हम परेशानी में फंसे हैं, खून खराबा हो रहा है, 30-32 साल से हम इस मुसीबत में हैं। हमने मुसीबत देखा, घरों के घर खाली हो गए, सड़कों पे खून बह गया, हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने कुर्बानी देने से उसमें चेंज करने की कोशिश भी की गई है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास दोबारा से। अश्विनी जी, सवाल यह है कि कल आपने ये कहा था कि बहुत सीरियस मुद्दा है, इसको हमें बहुत हल्के में पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। ये इशू हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन जिस तरीके का अब यहाँ से मैसेज मिल रहा है अभी तक, आपको लग रहा है कि एक बड़े इशू से ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र था ये, और इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि ये एनआईए जांच करेगी? आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि दिग्विजय सिंह न जाने कितने इस तरह के बयान दे चुके हैं। थैंक यू वेरी मच लोकेंद्र भाई फॉर हैविंग मी हियर। लोकेंद्र भाई, आर्टिकल 370 एक ऐसा कलंक था, एक ऐसा दंश था हमारे देश के ऊपर, जिसको हटाना जरूरी था। दिग्विजय सिंह के इस बयान से अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, पाकिस्तान समर्थकों को एक मौका मिल रहा है कि देखिए, देश के अंदर एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इस स्टेटमेंट से कि अगर कोई पार्टी दूसरी रूलिंग पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जाएगा। मैं तीसरा जो आपको पहलू यहां बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से लागू किया गया था, और जो हटाया भी गया है उसको, जो उसके अनुच्छेद 2 और 3 को, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाया गया है। और पार्लियामेंट में जो पास हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का पारित हुआ प्रस्ताव।
अब अनुच्छेद 370 में कोई पहली बार बदलाव नहीं हुआ। 1965 तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदरे रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो वो भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से बदलाव हुआ। अब तीसरी बात यहां यह समझना है हमें कि यूनाइटेड नेशंस में ऑलरेडी ये मैटर गया। पाकिस्तान हमारी एनिमी कंट्री है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रही है। पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रही है और पाकिस्तान ने वाइडली पूरी दुनिया में जब 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया तो पूरी दुनिया में उसने जो है विक्टिम कार्ड खेला। और पाकिस्तान के साथ कुछ और देशों ने, मालदीव जैसे देशों ने और भी जो मुस्लिम देशों ने, उन्होंने सपोर्ट किया कि यहां पर गलत हुआ। और यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने इंडिया में विजिट किया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, यह बताने के लिए कि यहां माइनॉरिटीज के साथ तो बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। और 370 माने एक घाटी के 5 जिला माने पूरे देश का उन्होंने एक टारगेट बना दिया कि घाटी माने घाटी ही है, सब कुछ नहीं है। उसको हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां पर 2 कानून चलते थे। वहां लोगों को उचित अधिकार नहीं मिलते थे, वहां दलितों को उनका अधिकार नहीं मिलता था, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता था, वहां भारत का झंडा जलाया जाता था, वहां अलगाववादियों की सरकार चलती थी, वहां मुफ्ती मोहम्मद की सरकार चलती। और आज इस स्टेटमेंट से जितने अलगाववादी हैं उन अलगाववादियों को बल मिला है। शाहीन बाग में देश के अंदर आजादी मांगना, 26/11 जब अटैक होता है, जब प्लॉट होता है हमारे देश के ऊपर, उसको किसी और की साजिश करार देना बजाय कि पाकिस्तान की साजिश देने के, 26/11 को ग्लोरीफाई करना। जाकिर नाइक जो ISIS एक यूनाइटेड नेशंस का एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो रिक्रूट कर रहा है इंडिया में, उसको इस्लाम का प्रीचर बना करके नेशनल डिफेंस एकेडमी में लेकर के जाना, माने मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा स्टेटमेंट, डैमेजिंग स्टेटमेंट, कंडेमनेबल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। अब आर्टिकल 370 के रिमूवल की बात करें। आर्टिकल 370 का रिमूवल करने और ना करने से पहले जरूरी होगा कि आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में कभी पारित किया ही नहीं गया था। आर्टिकल 370 को तो ना लोकसभा, ना 35 को, ना 370 को लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली थी। वो तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से और एक पॉलिटिकल प्रेशर के दौरान, पॉलिटिकल गिमिक के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उस समय लागू कर दिया गया। और आज दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का, क्योंकि कांग्रेस का भी इसमें आप देखें लोकेंद्र भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस के नेता, जितिन प्रसाद उस समय कांग्रेस के नेता। आज अभी शर्मा जी ने, पत्रकार महोदय ने कहा कि शिव खेड़ा का, इनका पवन खेड़ा का स्टेटमेंट आप देख ले, वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा का स्टेटमेंट भी यही है कि आर्टिकल 370 को राइटली रिमूव किया गया क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था, उस रेजोल्यूशन में था। उस रेजोल्यूशन को भी देखें तो ऐसे समय पर ऐसा डैमेजिंग बयान देना मैं समझता हूं कि इम्प्रॉपर है। और रही बात अब इन्वेस्टिगेशन की जो बात आप कर रहे हैं, अगर इसमें कंप्लेंट फाइल होती है तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह के ऊपर ऑफेंस बनता है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है। जानना चाहता हूं, चिंतामणि जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं लास्ट की कमेंट उन्हीं से लूंगा। एक जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में ये कहते हैं कि इसका तरीका गलत था। अगर ये कानूनी रूप से था ही नहीं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से ही केवल लागू हुआ था, तो इसका और तरीका क्या हो सकता था? तरीका तो यही था बस इसका, जो आप कह रहे हैं। यानी कि वो जो सफाई दे रहे हैं वो भी कुछ तर्कों से दूर ही दिखाई देती है। समाप्त कर दिए गए हैं। खंड 1 राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया भी जा सकता था। 370 के खंड 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर पर कभी भी लागू कर सकते हैं। जो खंड 2 और 3 था वो भेदभाव से भरा था, उन दोनों खंडों को समाप्त किया गया। प्रभावी रूप से 370 से आजादी मिली और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से पहले ही हटा दिया गया था। बाद में केंद्र शासित प्रदेश की बात वहां पर पारित। ठीक है सर। चिंतामणि जी अब हमारे साथ जुड़े हैं। चिंतामणि जी, कल VD शर्मा ने लिखा था पत्र, सर कब NIA जांच शुरू होगी, इसकी कब शिकायत होगी ऑफिशियली? देखिए, अदालत और जांच एजेंसियां ये सब अपना विषय, लेकिन सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत, और सबसे बड़ा जो मंच है वो है जनता का मंच। लेकिन ये देखने में आया है कि, और भारत की संप्रभुता, तो देखने में आया कि कांग्रेस में इस तरह के बयानों को प्रोत्साहन मिलता है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान से कांग्रेस का प्रेम जो है वो नया नहीं है। वास्तव में पाकिस्तान तो कांग्रेस का ही बच्चा है, वो तो इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत है, इन्हीं के द्वारा प्रभुत्व पाया हुआ है, इन्हीं के द्वारा एक बनाया हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का प्रेम उनके प्रति है। जनता की अदालत में जाना था तो VD शर्मा ने क्यों लिखा NIA जांच के लिए? और उन्होंने कहा है कि NIA जांच करनी है तो मोहन भागवत की भी कीजिए, दोनों की जांच कीजिए। फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा ना NIA जांच के लिए। मोहन भागवत का तो कुछ ऐसा है नहीं। ये कोई यदि ये कहता है
आदरणीय मोहन भागवत जी का तो विषय नहीं, तो उनकी जांच किस तरह हुई, तो ये मुझे लगता है कि अर्थहीन बात है कि मोहन भागवत जी का नाम भी इसमें आए। एक कहाँ गैर जिम्मेदार आदमी जो एक आतंकवादी को भारत की बेटी बताता है, फिर जो वहां बाडला कांड हुआ उनको जो है निर्दोष बताता है, हर कहीं भारत के खिलाफ बयान देता है। ऐसे व्यक्ति से मोहन भागवत जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति की आप अगर तुलना करते तो मुझे लगता है कि अन्याय है। तो केवल दिग्विजय सिंह नहीं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे राम्या हो, या और कोई किसी को भी ले लें, तो हम देखते हैं कि एक श्रृंखला है और उसका चाहे शशि थरूर हो, एक श्रृंखला है जिसका पुरस्कार कांग्रेस को मिलता है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि जब भी बीजेपी संकट में होती है तो कांग्रेस का ही कोई ना कोई नेता आपके लिए संकट मोचन साबित होता है? अब सवाल उठ रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर, बीच में फिर से पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया उन्होंने, कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। केंद्र जी मैं मुख्तसर इसका जवाब दूं? एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, ये दिग्विजय सिंह की मंशा नहीं है, ये वास्तव में सोनिया गांधी का एजेंडा है जिसे प्रस्तुत किया। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का एजेंडा नहीं है तो ये कार्रवाई करे दिग्विजय सिंह पे। अगर वो सवाल भी नहीं पूछ रहे, अगर वो शोकॉज नोटिस भी जारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो विचार श्रृंखला है, ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, ये जो विश्वास है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी कुछ कहना चाह रहे थे। उस्मान जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, समय मेरे पास नहीं है। 30 सेकंड लोकेंद्र जी, 30 सेकंड सर। उस्मान जी एक मिनट। लोकेंद्र जी मैं आपको हेलो लोकेंद्र जी, बोलिए। मैं आपको आपके बात के साथ सहमत हूं। जब भी कोई संकट होता है तो ये फिक्स मैच होता है। ये कांग्रेस से कोई स्टेटमेंट मिलता है और लोगों को बात उसके ऊपर फिर कमेंट्स और बात करने का और मुद्दा मिल जाता है पूरे देश में इससे बात करें। हम कह रहे हैं कि 2 साल 1.5 साल गुजर गया इसका, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर के लोग, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम यहाँ तरक्की चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। अधिकार भी है और केंद्र सरकार वहां पर डेवलपमेंट करे। सर समय मेरे पास इतना ही है, इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और वाकई कश्मीर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। एक ऐसी मुश्किल जो वहाँ पर लगातार थी उसको ख़त्म किया गया। अब कश्मीर वासियों को वो पूरा हक मिले जो भारत के अन्य नागरिकों को मिलता है। छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।